प्रिय विद्यार्थियों, साइंस के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 10 के लिए मैं आपके सामने एक वीडियो और लेकर आया हूँ। आज हम पढ़ेंगे जनन तंत्र के बारे में। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र। जनन तंत्र जो है मानव का एक, सभी मानव जाति में एक अहम हिस्सा है, अहम भाग है। जनन प्रत्येक प्रजाति का में अस्तित्व बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। जनन जरूरी है आपकी प्रजाति में वृद्धि करने के लिए। और जनन क्या है कि हमारा जो जनन नर और मादा की संयुग्मी क्रिया से जनन होता है। और नर में जो है शुक्राणु और मादा में अंडाणु दोनों मिलकर निषेचन की क्रिया करते हैं। इसके फलस्वरूप जनन की क्रिया पूर्ण होती है। तो इसके लिए परिपक्वता होना जरूरी है। इसमें लड़कियों की उम्र परिपक्वता की हमारे पास 12 से 14 साल है। 12 से 14 वर्ष की आयु है। जनन परिपक्वता ये तो हमारी लड़कियों में है। और जो लड़कों में हमारे पास है वो 15 से 16-17 वर्ष। जब जनन परिपक्वता आती है तो विभिन्न प्रकार के शारीरिक परिवर्तन होते हैं। इसके दौरान शारीरिक परिवर्तन होते हैं। शारीरिक परिवर्तन के अंदर जैसे कि लड़कों में जैसे आवाज इनकी भारी हो जाती है आवाज, इसकी आवाज जो है भारी हो जाना, और त्वचा तेलीय हो जाना, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आपको देखने के मिलेंगे। और लैंगिक परिपक्वता है, लैंगिक परिपक्वता वो आपकी 18 से 19 वर्ष के अंतर्गत प्राप्त हो जाती है। लैंगिक परिपक्वता 18 से 19 वर्ष तक प्राप्त होती है। और नर के अंदर क्या होता है, नर व मादा दोनों निषेचन की क्रिया करते हैं। निषेचन, नर और मादा दोनों कौन सी क्रिया करते हैं? निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया के दौरान मोस्ट बातें आपको बता देता हूँ मैं। निषेचन क्रिया के अंदर नर में तो शुक्राणु और मादा में अंडाणु मिलकर के निषेचन क्रिया करते हैं। फलस्वरूप जनन की उत्पत्ति होती है, जनन होता है। ठीक है। अब क्या होता है, नर में एक हार्मोन पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसकी अधिकता से कारण दाढ़ी मूछ आना, शरीर पे बाल वगैरह आना, ऐसे परिवर्तन नर के अंदर होते हैं। और मादा में 2 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। मादा एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन, ये 2 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। आप ये किताब में दिए हुए हैं, सब स्टडी कर लेंगे, बुक को देखेंगे, आप अच्छी तरह से प्रयास करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो अब ये मैंने आपको जनन के बारे में बताया। जनन करने से पहले हमें परिपक्वता होना जरूरी है। उसके लिए आयु होना जरूरी है। और आयु हमारे पास देखो 12-14 वर्ष बता दी मैंने आपको, यहाँ 15-16-17 वर्ष बता दी है। उसके बाद शारीरिक परिवर्तन होते हैं। उसके बाद में जैसे और उसके बाद परिवर्तन में आवाज भारी होना, त्वचा तेलीय होना, इस प्रकार के परिवर्तन आपको शरीर के अंदर अपने अंगों में नजर आते हैं। और लैंगिक परिपक्वता के लिए 18 से 19 वर्ष की आयु होती है। और इसके अंदर नर और मादा क्रिया करते हैं, दोनों निषेचनी क्रिया द्वारा जनन की उत्पत्ति होती है, जनन होता है। और इसके लिए क्या होता है, नर में जो हमारे पास आगे चलकर नर में एक हार्मोन पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन। इसके साथ से दाढ़ी मूछें आना वगैरह परिवर्तन होना, ये हार्मोन के कारण होता है। मादा में 2 हार्मोन पाए जाते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। अब जनन जो है 2 प्रकार से, नर में जनन और मादा में जनन। अब हम पढ़ेंगे नर में जनन और मादा में जनन। जनन 2 प्रकार से, नर में जनन कैसे हुआ, मादा में कैसे हुआ, कौन कौन से अंग इसमें सहायता प्रदान करते हैं, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम चलते हैं नर जनन अंग की ओर। देखिए विद्यार्थी, हम पढ़ रहे हैं नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र को 2 भागों में विभेदित किया गया है। इसके 2 भेद हैं इसके। पहला है प्राथमिक लैंगिक जनन, दूसरा है द्वितीयक लैंगिक जनन। तो पहले हम समझ ले प्राथमिक लैंगिक जनन। प्राथमिक लैंगिक जनन के अंदर क्या होता है
मानव के अंदर वृषण, 2 वृषण पाए जाते हैं। यहाँ पर 2 वृषण होते हैं, 2 वृषण। पहला, प्रथम रूप से प्रश्न में पहले वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है और दूसरे वृषण के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथि जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का श्रावण होता है। ठीक है, पहले में क्या होता है, पहले में होता है शुक्राणु का निर्माण और दूसरे में होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का अंतःस्रावी ग्रंथि का निर्माण। ठीक है, नर में जनद, जो जनन का मुख्य भाग है वो वृषण है, वृषण में ही शुक्राणु का निर्माण होता है, शुक्रवाहिका इसे लेकर जाती है, जो बताऊंगा मैं आपको अभी आगे। तो ये जनद है, ये जो वृषण है ना आपका, इसको बोलते हैं जनद, जनद। ठीक है, ये आपका है प्राथमिक लैंगिक जनन में वृषण होते हैं 2 और पहले वृषण, पहले प्राथमिक भाग, ये पहले एक वृषण में हमारे पास शुक्राणु का निर्माण होता है और दूसरे वृषण के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है। अब मैं आपको बताता हूँ द्वितीय लैंगिक जनन में क्या होता है। तो विद्यार्थी, द्वितीय लैंगिक जनन में देखिए आप, हाँ विद्यार्थियों देखिए, अब मैं बता रहा हूँ आपको द्वितीय लैंगिक जनन, आप ध्यान रखना, थोड़ा सा बोल के बताऊंगा आपको, इसमें समझना है आपको। द्वितीय लैंगिक जनन सबसे पहले हमारे पास आता है वृषण। तो मानव शरीर के अंदर 2 वृषण पाए जाते हैं, अभी बताया था मैंने पहले आपको। तो ये वृषण क्या होता है कि वृषण हमारे शरीर के ताप का नियंत्रण करते हैं, ताप नियंत्रण कार्य करते हैं। वृषण क्या करते हैं, ताप नियंत्रण कार्य करते हैं और यहाँ तापमान शरीर के अंगों से कम होता है। यहाँ का जो तापमान, वृषण का जो तापमान है वो शरीर के और अंगों से तापमान इसका कम होता है। तो 2 बातें याद रखनी, ये हमारे शरीर का ताप नियंत्रण करता है और इसका भी तापमान, हमारे इसका जो तापमान है वो हमारे शरीर के अन्य अंगों से तापमान से कम होता है। और एक जोड़ी वृषण होते हैं मानव शरीर में। दूसरा हमारे पास शुक्रवाहिनियां, शुक्राशय से पहुंचने के लिए शुक्रवाहिनी सहायता लेते हैं। और ये जो शुक्रवाहिनियां है, वाहिनी यानी ले जाना, शुक्र यानी शुक्राणु, अर्थात शुक्राणुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना शुक्रवाहिनियों का कार्य है। शुक्रवाहिनियां शुक्राणुओं को गमन करती है, शुक्राणुओं को ले जाती है एक स्थान से। शुक्राशय ये एक थैलीनुमा संरचना होती है, जैसे थैली होती है हमारे पास, थैली ऐसे यूं थैलीनुमा एक संरचना होती है जिसके अंदर शुक्राणु जाकर एकत्रित हो जाते हैं और ये मूत्र मार्ग और शुक्राणु दोनों एक ही मार्ग से होकर गुजरते हैं। दूसरा है प्रोस्टेट ग्रंथि, इसकी आकृति अखरोट के समान होती है, अखरोट के समान इसकी आकृति होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि की आकृति होती है अखरोट के समान। तो क्या करती है, यह तरल पदार्थ का निर्माण करती है और उत्सर्जन करती है। यह तरल पदार्थ का निर्माण करती है और उसका उत्सर्जन करती है। कौन, प्रोस्टेट ग्रंथि। और तथा यह प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करती है, शुक्राणुओं को गति प्रदान करती है, शुक्राणुओं को गति प्रदान करती है। तो याद रखना, अखरोट की आकृति की होती है, शुक्राणुओं को गति प्रदान करती है। ठीक है, और इसके बाद में आता है हमारे पास मूत्र मार्ग। यह पेशीय नलिका है जो मूत्र मार्ग में निकलकर, वाहिनी से निकलकर मूत्र नलिका में पाई जाती है। इससे होकर मूत्र, शुक्राणु, प्रोस्टेट ग्रंथि आदि स्राव बाहर निकलते हैं, इससे होकर निकलते हैं। उसके बाद में हमारे पास आता है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग में आप देखेंगे यह एक पेशीय नलिका है। ठीक है, यह एक पेशीय नलिका है और इसका जो मार्ग है वही आपको बताया मैंने, शुक्राणु का मार्ग और मूत्र मार्ग दोनों एक ही होते हैं। और ये सीसन में जाके खुलती है, इसमें एक छोटा छिद्र होता है, उससे मूत्र हमारा परित्याग होता है इसका। उसके बाद हमारा सीसन है, ये गोलाकार आकृति का होता है और इसके अंदर सीसन में क्या होता है हमारे पास, यह एक छोटा, बहुत छोटा आकार का होता है, इसका आकार बड़ा नहीं होता। और इस प्रकार ये मतलब मैंने आपको बताया है। और इसके अंदर मैथुन क्रिया के दौरान वीर्य का निर्माण होता है और उसके दौरान मैंने बताया था वो निषेचन क्रिया होती है। तो इस प्रकार आपका ये द्वितीय नर जनन तंत्र का द्वितीय लैंगिक जनन का डायग्राम है। इसका डायग्राम देखेंगे आप, आपको बता दूंगा मैं, डायग्राम से सेट करके बता दिया जाएगा आपको। हाँ विद्यार्थियों देखिए, हम बता रहे हैं आपको मादा जनन तंत्र। दूसरा है हमारे पास मादा जनन तंत्र। यह भी 2 भागों में बटा हुआ है। प्राथमिक लैंगिक जनन इसके अंदर होता है, द्वितीय होता है। प्राथमिक लैंगिक जनन के अंदर मादा में क्या होता है हमारे पास, एक जोड़ी अंडाणु बनते हैं। वैसे एक जोड़ी अंडाणु होते हैं। और प्रथम जो होता है ना, प्रथम तो हमारे पास जनन में कार्य करता है, जनन में सहयोग करता है प्रथम तो। और द्वितीय हमारा होता है, द्वितीय वो मैंने अभी आपको बताया था, उसमें इसमें सेम है। अंतःस्रावी ग्रंथियां स्रावित करता है अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर 2 हार्मोन स्रावित करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन
एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर 2 हार्मोन स्रावित होते हैं इसके अंदर द्वितीय अंडाणु में। अब क्या होता है अंडाणु के अंदर, क्या होता है अंडाणु जो होते हैं हमारे, उसमें आप सुनना ध्यान से, ये गर्भाशय के दोनों ओर अंडाशय उधर गुहा में, अंडाशय जो उधर गुहा में पेट में हमारे वृक्क जो किडनी होती है इसके दोनों ओर स्थित होते हैं, दोनों तरफ स्थित होते हैं, ठीक है, दोनों तरफ स्थित होते हैं। और ये क्या करते हैं, अब आप देखो प्रत्येक अंडाशय में असंख्य अंडाणु पुट्टिकाएं पाई जाती है, प्रत्येक अंडाशय में अंडाणु पुट्टिकाएं पाई जाती है। अंडाणु पुट्टिकाएं पाई जाती है तो क्या करती है वो जो अंडाणु पुट्टिकाएं पाई जाती है वो अंडाणु का निर्माण करती है, और अंडाणु अंडाशय से निकलकर अंडवाहिनी में होकर चला जाता है। अंडाणु जो है अंडाशय से निकलता है, अंडवाहिनी जो है नलिका होती है उसे अंडवाहिनी, उसमें से होकर अंडाणु चला जाता है। तो इस प्रकार ये प्राथमिक लैंगिक जनन का आपका कार्य है। अब द्वितीय लैंगिक जनन के अंदर क्या आते हैं, इसके पार्ट कौन कौन से, इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं वो बताए जाएंगे। प्राथमिक में ये बताया जाता है कितने कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होती है, क्रिया कौन सी होती है, क्या होता है। और द्वितीय जो लैंगिक जनन आपका इसके अंदर अब आ रहा है उसमें आपको इसके भाग बताए जाएंगे, कौन कौन से भाग इसके अंदर, क्या क्या भाग क्या कार्य करते हैं। तो आइए देखते हैं द्वितीय। प्रिय विद्यार्थी ये 3 भाग होते हैं इसके, अंडवाहिनी। हाँ विद्यार्थी देखिए, मादा जनन तंत्र का द्वितीय लैंगिक जनन बता रहा हूँ, इसमें कौन कौन से। सबसे पहला भाग है इसका अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि 3 भागों में विभाजित होता है। तो अंडवाहिनी में देखो आप, ये कुंडलित आकार की नलिका होती है, ठीक है, और ये गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होती है, गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होती है। 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, उदर गुहा के पीछे स्थित होती है, और निषेचन की क्रिया में यह सहयोग प्रदान करती है। अंडवाहिनी जो है निषेचन की क्रिया में सहयोग प्रदान करती है। तो मोस्टली आप 4 बातें याद कर लेंगे। कुंडलित नलिका होती है, कुंडलित आकार की होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, उदर गुहा के पीछे स्थित होती है, निषेचन की क्रिया में सहयोग प्रदान करती है। दूसरा हमारा गर्भाशय है, ये उदर गुहा के निचले भाग में स्थित होता है, और ये गर्भाशय जो हमारा जो है वो हमारा क्या है, मूत्र थैली तथा मलाशय के मध्य स्थित खोखला मांसल अंग है। खोखला एक मांस का टुकड़ा होता है जो मूत्र मार्ग और मलाशय के मध्य स्थित होता है, ठीक है, और ये उदर गुहा के निचले भाग में होता है, और ये पीछे वाले भाग में होता है, ये निचले भाग में होता है। ये चौड़ा भाग ऊपर की ओर होता है और सकड़ा भाग नीचे की ओर होता है। और इसके अंदर क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है। क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है इसके अंदर, ध्यान रखना। भ्रूण का मतलब गर्भाशय में शुक्राणु द्वारा निषेचित अंड स्थापित होकर के भ्रूण का निर्माण होता है इसके अंदर। गर्भाशय में किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। अब तीसरा है हमारे पास योनि, 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी ये होती है, और ये भी मैं बताऊं आपको मूत्राशय और मलाशय के मध्य स्थित होती है, मूत्राशय और मलाशय के मध्य स्थित होती है। और ये जो पहले वाली थी ये आपकी मूत्र थैली और मलाशय के मध्य थी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा अंतर है इसमें। रजोधर्म का स्राव योनि में होता है, ये एक मंथ में एक बार होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, लैक्टोबैसिलस नामक का जीवाणु पाया जाता है योनि में। लैक्टोबैसिलस नामक का जीवाणु पाया जाता है योनि में, जो क्या करता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है, देखो। और क्या होगा, और यहाँ का वातावरण लैक्टिक अम्ल तथा कार्बनिक अम्ल से कारण अम्लीय हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ का वातावरण जो है लैक्टिक अम्ल के कारण अम्लीय हो जाता है। तो इस प्रकार ये आपका मादा जननांग कंप्लीट होता है 3 भाग में, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनि, 3 प्रकार से। तो हमने आज पढ़ा जनन है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव जनन और स्त्री में जनन, मादा जनन, जनन जननांग, दोनों के बारे में पढ़ा हमने। और इसके 3 भाग हैं, उसके 4-5 भाग थे आपको, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अब आगे।